नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे किस प्रकार से अंग्रेज बंगाल में आए, फिर अपना वो साम्राज्य स्थापित किए। नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल के बाद वह क्या आते हैं, मैसूर। तो इस मैसूर क्षेत्र के बारे में जब पढ़ेंगे, इस मैसूर में क्या होता है कि पहले अंग्रेज आते हैं, बाद में आंग्ल जो अंग्रेज होते हैं और मैसूर होते हैं, दोनों का आपस में संघर्ष होता है और यह युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जाना जाता है। तो इसके कुछ इतिहास के बारे में, इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। क्या था मैसूर, क्या हुआ। देखा जाए कि जब भारत में केंद्र में मुगल शासक था, तो उसी वक्त दक्षिण में एक वंश का उद्भव हुआ जो विजयनगर और बहमनी, दो क्षेत्र विजयनगर और बहमनी राज्य का उद्भव हुआ। इन दोनों के बीच में 1565 ईस्वी में ताली कोटा का युद्ध होता है। इस युद्ध में विजयनगर पराजय होता है और बहमनी जीतता है। विजयनगर के पतन के बाद देखा जाए क्या होता है, जब विजयनगर का पतन होता है तो इसके पास में एक क्षेत्र कर्नाटक, जिसमें पहले वह मैसूर के नाम से जाना जाता है। यही मैसूर क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है, अंग्रेज और मैसूर के बीच संघर्ष होता है। यहाँ पे अंग्रेज आते हैं और अपना सत्ता कायम करते हैं। तो देखेंगे क्या होता है। मैसूर में एक वाडेयार वंश का उद्भव होता है। यह स्वतंत्र रूप से वाडेयार वंश यहाँ पे आता है। इस वाडेयार वंश में एक चिक्का कृष्ण राज नामक शासक यहाँ पे शासन कर रहे होते हैं। इनके शासन में दो सेनापति होते हैं, एक नंदलाल और दूसरा देवराज होता है। क्या होता है, नंदराज एक सैनिक के रूप में चिक्का कृष्ण राज्य का होता है। यह दोनों ही क्या करते हैं, वास्तविक रूप से यहाँ का सत्ता का नियंत्रण करते हैं। चिक्का कृष्ण राज नाम मात्र का शासक होता है, जो वास्तविक कंट्रोल होता है इन दोनों के हाथ में होता है। कुछ समय बाद क्या होता है, नंदलाल की सेना में एक सेनापति हैदर अली आता है। यह हैदर अली जैसे ही नंदलाल की सेना में आता है, नंदलाल की शक्ति मजबूत होती है, वह सेनापति से क्या होता है, अधिकारी बन जाता है। तो इस प्रकार से हैदर अली क्या होता है, बाद में नंदलाल की हत्या कर क्या होता है, यहाँ का शासक बन जाता है। यह 1860 ईस्वी में हैदर अली यहाँ का शासक बनता है। उसके बाद क्या होता है कि जब यह शासक बनता है तो 1755 ईस्वी में एक डिंडीगुल नामक एक जगह होता है। इसमें क्या होता है, हैदर अली फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करता है। जो यह आधुनिक पत्ती पर होता है, इसमें फ्रांसीसियों की मदद लेकर यह एक शस्त्रागार तैयार करता है। उसके बाद देखा जाए क्या होता है कि जब हैदर अली मैसूर का शासक बनता है, तब वह क्या होता है, उस मैसूर को एक समृद्ध और आगे बढ़ाना स्टार्ट करता है। इसकी शक्ति को आगे बढ़कर देखते हुए, जब मैसूर आगे बढ़ रहा था, तो इसकी शक्ति को देखते हुए इसके जो बगल में साम्राज्य थे, मराठा और इधर एक हैदराबाद के निजाम आ चुके थे। जब मैसूर की शक्ति बढ़ रहा था
तब इसके जो पड़ोसी राज थे मराठा और निजाम चिंतित थे, क्योंकि यह नहीं चाहते थे कि जो हमारे बगल का राज मैसूर है यह अपनी शक्ति को विस्तारित करे। उसके बाद एक ओर तो मराठा और निजाम को इस बात से दिक्कत हो ही रही थी कि उधर से अंग्रेज का भी आगमन हो जाता है, और क्या होता है, अंग्रेज, निजाम और मराठा यह तीनों मिलकर एक त्रिगुट संधि का निर्माण करते हैं, और वह क्या चाहते हैं कि जो मैसूर का शक्ति बढ़ रहा है उस शक्ति को रोकना चाहते हैं। तब यहाँ पे क्या हो जाता है, अंग्रेज का एंट्री हो जाता है, और यह अंग्रेज क्या करता है, मैसूर से युद्ध करता है, और यही जो मैसूर और अंग्रेज के बीच होता है वह 4 युद्ध होता है, जो आंग्ल मैसूर युद्ध से जाना जाता है, जिसका हम लोग आगे आंग्ल मैसूर युद्ध जो क्रम से चार्ट बाई पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें कि जब मैसूर में एक वाडियार वंश का आगमन होता है, इस वाडियार वंश के 2 सेनापति, एक नंदलाल और देवराज आते हैं। इस नंदलाल के शासन में एक हैदर अली का आगमन होता है। वह हैदर अली क्या करता है, नंदलाल की हत्या कर वहाँ का शासक 1760 यानी कहीं कहीं आपको 61 भी मिलेगा, और 1761 ईस्वी में यहाँ का शासक बनता है। उसके बाद क्या होता है, शासक बनने के बाद इसका कुछ बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। देखा जाए 1722 ईस्वी में हैदर अली का जन्म होता है। उसके बाद यह 1782 ईस्वी में 1782 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है, और इसका मृत्यु कब हो जाता है, 1782 ईस्वी में। जब 1782 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है, तब इसके जो अगला उत्तराधिकारी होता है इसका बेटा होता है टीपू सुल्तान। कौन होता है, टीपू सुल्तान होता है। यह टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में शासक करता है और 1799 ईस्वी तक रहता है। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ पॉइंट है, क्या है, जब यह शासक बनता है तब इसके बारे में एक ब्रिटिश सेना हेक्टर मुनरो इनको क्या चिका, एक अशांत आत्मा यानी अशांत आत्मा कहकर इनको पुकारे हैं। उसके बाद क्या होता है, 1787 ईस्वी में यह टीपू सुल्तान अपने आप को बादशाह घोषित करता है। इसके पहले के जितने भी शासक आए वह अपने आप को बादशाह घोषित नहीं किए, लेकिन टीपू सुल्तान एक ऐसा शासक था जो सत्ता में आने के बाद अपने आप को बादशाह घोषित करता है। उसके बाद कुछ और पॉइंट हैं। एक पॉइंट क्या है कि यह जैकोबिन क्लब में ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद एक और पॉइंट है, यह स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगाता है। तो ये सब टीपू सुल्तान से कुछ पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ें। देखा जाए जो हैदर अली होता है और उसके जो पुत्र टीपू सुल्तान आते हैं, यह हैदर अली क्या होता है, प्रथम और द्वितीय आंग्ल युद्ध तक हैदर अली रहते हैं। द्वितीय आंग्ल युद्ध में इनका क्या हो जाता है, युद्ध के मैदान रणभूमि में मारे जाते हैं। उसके बाद इनका पुत्र टीपू सुल्तान क्या करते हैं, उस युद्ध का नेतृत्व करते हैं। फिर यह भी टीपू सुल्तान भी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार से अंग्रेज और मैसूर में युद्ध होता है, और इस युद्ध में क्या क्या विशेषताएं रहती है, क्या क्या संधि होता है, कब कब होता है, उसका विस्तार से हम लोग चार्ट से देखेंगे जो क्रम से यहाँ पे है। इस प्रकार से ये हमारा चार्ट रहा आंग्ल मैसूर युद्ध का, जो क्रम से चार्ट बाय चार्ट पढ़ेंगे, और बस आराम से पढ़िए, देखते देखते यहीं पे सब याद कर लेंगे। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो प्रथम युद्ध होता है, 4 युद्ध होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जो प्रथम है कब होता है, 1767 से 1769 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तृतीय 1790 से 92, चतुर्थ
1799। तो पहले जो हम याद करेंगे एक बार क्रम से ऊपर से नीचे याद करेंगे। देखिए क्या है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, ध्यान से सुनेंगे, 1767 से 1769 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1790 से 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1799। अब हम लोग संधि देखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच कौन सा संधि होता है, मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच कौन सा संधि होता है, मंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चतुर्थ में कोई नहीं होता है। तो एक बार संधि को हम सब क्रम से याद करेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा संधि होता है, मद्रास की संधि। यह कब होता है, 1769 ईस्वी में। देखा जाए जब युद्ध का समापन होता है, युद्ध के समापन के बाद संधि होता है। तो युद्ध का समापन फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध का 1769 ईस्वी में होता है, उसके बाद संधि होता है मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1780 से 84। तो इसमें कौन सा संधि होता है, मंगलोर की संधि। युद्ध का समाप्ति कब होता है, 1780 से 84। तो संधि भी क्या होगा, 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1790 से 92। इसमें जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होगा वह युद्ध के समाप्ति यानी 1792। ये आपको कॉमन सेंस रखना होगा जितने भी संधि होगा युद्ध के बाद। उसके बाद देखा जाए जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसमें कुछ विशेषता क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम में क्या होता है, प्रारंभ में अंग्रेज, मराठा और निजाम जो क्या होते हैं, जब प्रारंभ में क्या होता है, अंग्रेज जो है निजाम को और मराठा को वह अपने तरफ मिला लेता है, और यही त्रिगुट संधि मिलकर वह क्या सोचता है कि जो मैसूर का शक्ति बढ़ रहा है उस शक्ति को रोका जाए। जब यह बात क्या होता है पता चलता है हैदर अली को, तब वह हैदर अली क्या करता है, वह मराठा और निजाम क्षेत्र को वह अपने ओर मिला लेता है। और जब मिला लेता है तो इसमें क्या होता है, जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में हैदर अली का विजय होता है और अंग्रेज पराजय हो जाता है। द्वितीय देखेंगे, द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वह 1780 से 84 में होता है। इसमें क्या होता है, अंग्रेज द्वारा संधि का उल्लंघन किया जाता है। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें मैसूर और आंग्ल यानी कहने का मतलब मैसूर के बीच और अंग्रेज के बीच एक संधि होता है। उसमें क्या होता है, इस संधि में बोला जाता है कि जिसका जो अपना अधिकार है उसी क्षेत्र में वह अपना क्या करेगा, किलाबंदी करेगा और जो भी है काम वो होगा। तो इसमें क्या करता है, अंग्रेज इस संधि का उल्लंघन करता है। और इसमें क्या होता है, उसके बाद उल्लंघन करने के बाद वह क्या करता है, जैसे ही उल्लंघन करता है तो हैदर अली क्या करता है, फिर अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध कर देते हैं। तो इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता है ये आयरकुट करता है। ये आयरकुट कौन है, याद करिए, इसका चर्चा हम लोग पहले के क्लास में भी कर चुके हैं। यह वही आयरकुट है जो तृतीय कर्नाटक युद्ध में भाग लेता है और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यह वहां करता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था, यह कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। उसी कर्नाटक युद्ध में क्या करता है, यह आयरकुट करता है। उसी में बांडीवास का लड़ाई होता है 1760 ईस्वी में, जिसमें फ्रांस क्या होता है, हारता है। तो वही आयरकुट है, यहाँ पर भी उसका नेतृत्व आयरकुट ही करता है। उसके बाद पार्टो नोवा का युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जब अंग्रेज और टीपू सुल्तान, हैदर अली, टीपू नहीं, जब हैदर क्या होते हैं युद्ध के मैदान में लड़ाई कर रहे होते हैं तो पोर्टोनोवा का युद्ध में हैदर अली घायल हो जाता है और रणभूमि में ही मारा जाता है। उसके बाद उसका पुत्र 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु होती है। उसके बाद उस युद्ध का नेतृत्व उसका पुत्र टीपू सुल्तान करता है। तो उसके बाद क्या होता है, टीपू के नेतृत्व में इस युद्ध को संभाला जाता है और यह युद्ध लगभग बराबरी पर समाप्ति होता है। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1790 से 1792 ईस्वी में। इसमें क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। इसमें क्या होता है कि टीपू क्या होता है, वह एक योजना बना रहा होता है। किसका विरुद्ध योजना, अंग्रेजों के विरुद्ध। तो उस क्रम में वह फ्रांस, कुस्तुनतुनिया, ये सब कुछ जो विदेशी
भारत के बाहर के देश है उनसे वह सहयोग समर्थन लेना चाहता है। यह बात जैसे ही अंग्रेजों को पता चलता है वह क्या करता है, टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर देता है और इसके फिर जो अगला संघर्ष होता है इसमें टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और उस पर अपमानजनक संधि थोप दिया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, कर्नवालिस जो इस टाइम जो तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है, तृतीय मैसूर युद्ध होता है, वह जो 1790 से 92 में होता है, उस युद्ध में जो कौन होते हैं, अंग्रेजी गवर्नर होते हैं, कर्नवालिस होते हैं। तो कर्नवालिस यहाँ पर एक लाइन बोलता है, क्या लाइन बोलता है कि मित्रों को अधिक मजबूत, मैंने अपने मित्रों को अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया और शत्रु को हरा दिया। यह बात इसलिए बोलता है क्योंकि वो क्या करता है, अंग्रेज मराठा और निजाम को सपोर्ट में लेता है, साथ में लेके युद्ध करता है और तृतीय विश्व जब वह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध करता है तब वह मराठा और निजाम से संधि करता है कि इस युद्ध में जो भी लाभ का जो बंटवारा होगा वह 3 हिस्सों में होगा। तो बाद में क्या होता है, मराठा को और निजाम को वैसे क्षेत्र दे दिए जाते हैं जो उतने उपयोगी नहीं होते हैं। इससे मराठा और निजाम भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको क्षेत्र मिल जाता है और जो भी पैसा रहता है उसका बंटवारा हो जाता है। बोला जाता है शायद 50 लाख के आसपास उसमें मिला था। उसके बाद यह होता, उसके बाद चतुर्थ में देखेंगे, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वह 1799 ईस्वी में होता है। इसमें कोई संधि नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सहायक संधि नहीं स्वीकारता है। यहाँ पर देखा जाए इस जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें बेलेजली होता है वहाँ का गवर्नर। तो बेलेजली क्या करता है, वह एक सहायक संधि, हम लोग पढ़ते हैं बेलेजली की सहायक संधि, तो वही एक सहायक संधि लाता हुआ उस पर थोप दिया जाता है जो उसको जो कौन, टीपू सुल्तान के अधिकारों का हनन था। यानी उसमें वो चीज रखे गए थे जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इस युद्ध के बाद बोला जाता है कि उनके जो 2 पुत्र थे वो भी अंग्रेज उनको अपने कब्जे में ले लेता है। तो इस प्रकार से उस पर क्या हो जाता है, उन पर सहायक संधि को थोप दिया जाता है और टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बोला जाता है अंग्रेज जो भी इनके बाद जो भी अल्पवयस्क शासक आते हैं उनको बना दिया जाता है और इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर वाडियार जो वंश होता है उसका समाप्ति हो जाता है और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे अंग्रेज अपना सत्ता कायम कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें। और एक और है जो यहाँ पे गवर्नर है वो भी हमको यहाँ पे याद रखना है। देखा जाए कि द्वितीय में जो ब्रिटिश गवर्नर थे कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा ब्रिटिश गवर्नर थे, तो कौन होगा, वारेन हेस्टिंग्स। और तृतीय में कौन थे, कर्नवालिस। और चतुर्थ में कौन थे, बेलेजली। प्रथम में कोई भी नहीं थे। तो ये आपको क्रम भी याद रखना है। देखा जाए आपको एक बार फिर से चार्ट को रिकॉल कर देते हैं, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है कब होता है, 1767 से 1769 ईस्वी में होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1780 से 84 में होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1790 से 92 में होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1799 ईस्वी में होता है। अब देखेंगे हम लोग संधि। देखा जाए दोस्तों यह जो संधि होता है 3 संधि होता है। अगर किन्हीं किन्हीं को संधि याद नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, एक लाइन याद रखेंगे, MMS हम लोग सुने ही होंगे, जानते होंगे, तो इससे याद रखना है। अब देखिए एम 2 बार आ गया। अब आपको लग रहा कौन सा एम से क्या होगा, तो जो पहले एम आया उसमें छोटा होगा, छोटा एम यानी मद्रास छोटा है। उसके बाद एम मंगलोर बड़ा है, तो एम से मद्रास, एम से मंगलोर और एस से श्रीरंगपट्टनम। तो ये संधि जिनको याद नहीं है ये लाइन याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि। प्रथम में कोई भी वायसराय नहीं होता है। सेकेंड में क्या होता है, कौन सा, वारेन हेस्टिंग्स वहाँ का वायसराय रहता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कर्नवालिस होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेजली होता है।
तो इस तरह से हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ लिए, किस प्रकार से अंग्रेज बंगाल से निकलकर दक्षिण भारत में प्रवेश करते हैं। अब आगे का चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से अंग्रेज इस दक्षिण से होते हुए पश्चिम में पहुंचते हैं। तो दोस्तों हम आप लोग को एक बात बोलना चाहेंगे कि हमारे लाइक और शेयर बहुत कम आ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो आपका लाइक और शेयर ही हमें क्या करता है, आगे क्लास करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप लाइक और शेयर जरूर क्या करें, जो हमें क्या करता है, आगे का क्लास जारी रखने में हमें आत्मविश्वास देता है। तो अगर जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं।